गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बेटे? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। भाई कहाँ है तेरा? सर उसके प्री बोर्ड है एसएसटी का, तो वो आज नहीं आया। अच्छा। एसएसटी का रट्टा मारना बैठ के। यस सर, 22 चैप्टर। अब तेरी ठीक है। और तूने क्या कुछ कर लिया? सर मैंने शशि भूषण तिवारी कंप्लीट कर दी फ्लूट्स की, बस क्या? लेवल 3। क्या बात है। तो फ्लूइड्स में तुमने फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स दोनों कर लिया, विस्कोसिटी यस भी सर। उसमें? नहीं सर, उसने विस्कोसिटी का अलग चैप्टर बनाया हुआ है, वो अभी नहीं किया। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 के आसपास ही है विस्कोसिटी। ठीक है। और वहाँ पे क्या चल रहा है? सर वहाँ पे अभी एसएचएम स्टार्ट ही हुआ है। सरफेस टेंशन का क्या हुआ? सरफेस टेंशन का मतलब सर? सरफेस टेंशन बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई उन्होंने? हाँ, पढ़ा दी उन्होंने। खत्म हो गई? यस सर। तो सरफेस टेंशन पढ़नी है, एसएचएम पढ़ना है? सर सरफेस टेंशन। ठीक है। सबसे डरावना चैप्टर लगा होगा अभी तक का। सर कौन सा? सरफेस टेंशन या ठीक है? यस सर, थोड़ा अलग है सरफेस टेंशन। चलो ठीक है, तो सरफेस टेंशन पढ़ते हैं आज की क्लास में। तो पहले तो टेंशन याद करते हैं, टेंशन क्या होती है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग याद है? यस सर। तो टेंशन इन स्ट्रिंग बेसिकली हमें एक इंटरनल फोर्स दिखाई देती है किसी भी रोप के अंदर, है ना? यस सर। एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर अपने को फोर्स दिखाई देती है। जैसे मान लो मैंने एक फिक्स सपोर्ट ली, सीलिंग, और इस सीलिंग से एक रोप अटैच कर दी, और इस रोप से मैंने एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया। मास एम का। तो अगर हम ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं तो उस पर फोर्सेस दिखाते हैं। उसको अर्थ पुल कर रही है नीचे, एमजी फोर्स से। और उसको रोप ऊपर की तरफ पुल कर रही होगी एक फोर्स से। यस। टी बोल देते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर हम इस सीलिंग का एफबीडी बनाए तो सीलिंग क्योंकि फिक्स्ड है, कहीं और तो उस पर और फोर्सेस लग रही होंगी, वो नहीं दिखा रहा। लेकिन उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी, टी। अगेन टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना? यस सर। और अगर हम स्ट्रिंग का एफबीडी बनाते हैं तो स्ट्रिंग पे एक टी फोर्स यहां दिखा देते हैं। ये किसने लगाई? ब्लॉक ने। ब्लॉक ने। तो यहां पर एक इंटरफेस है, और मैं बोलूंगा यहाँ पे एक कनेक्शन है बिटवीन द ब्लॉक एंड द स्ट्रिंग। और वहां पे एक इंटरेक्शन की फोर्स लग रही है। ब्लॉक रोप को नीचे खींच रहा है, और रोप जो है वो ब्लॉक को ऊपर खींच रही है। ऐसे ही यहाँ पर एक सेम फोर्स टी दिखाते हैं। ये दोनों डिफरेंट है, वो ठीक है, मासलेस रूप में ये बराबर आ जाती है। सो ये किसने लगाई इस पे? सीलिंग। सीलिंग ने लगाई। तो एक इंटरफेस यहाँ पर है बिटवीन द ब्लॉक, सॉरी, बिटवीन द रो एंड सीलिंग, और यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स लग रही है
सीलिंग को रोप नीचे खींच रही है और रोप सीलिंग को ऊपर खींच रही है ना। यस सर। तो समहाउ ये रोप इस सीलिंग के साथ ग्लूड है और ये सीलिंग को नीचे खींच रही है, सीलिंग इसको ऊपर खींच रही है। ऐसे ही नीचे समहाउ ये रोप इस ब्लॉक के साथ ग्लूड है और ये रोप इस ब्लॉक को ऊपर खींच रही है और रोप इस ब्लॉक को नीचे खींच रहा है। इसके अलावा अगर मैं रोप में एक इमेजिनरी सेक्शन बनाऊं, सेक्शन ए प्राइम, तो मैं ये भी कहता हूं कि टेंशन एट दिस सेक्शन ए प्राइम ये भी टी है। और यहां पर टेंशन का क्या इंटरप्रिटेशन है? सर कि वो कैसे खींच रही है, मतलब उस मतलब जगह आप पे। यहाँ पे रोप को दो अलग अलग सेगमेंट्स का बना हुआ मान सकते हो, यस सर। सेगमेंट वन और सेगमेंट टू। और ये जो सेगमेंट वन है इट इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय सेगमेंट टू। इसके अलावा इस पे एक और फोर्स लग रही थी टी, जो सीलिंग ने लगाई थी, है ना। यस सर। और ऐसे ही अगर मैं सेगमेंट टू का एफबीटी बनाऊं तो उस पे ऐसे ही एक टी फोर्स ऊपर दिखा देते हो, ये सेगमेंट वन ने लगाई, और इसके अलावा इस पे एक टी लग रही है जो ब्लॉक ने लगाई, है ना। यस सर। तो जब भी आप रोप की टेंशन की बात करते हो तो आप उसकी तीन अलग अलग जगह पे या इनफैक्ट दो अलग अलग जगह पे इंटरप्रिटेशन लेते हो, एक बाउंड्री पे और एक इन बिटवीन कहीं पर भी। जो बाउंड्री पे टेंशन की इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि वहां पे वो रोप किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है और वो उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है ना। यस सर। और एक आप टेंशन की इंटरप्रिटेशन लेते हो एज इंटरनल फोर्स, और उसमें आप ये बोलते हो कि रोप की एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को पुल कर रहा है ना। यस सर। तो ऐसे ही हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे। व्हेन आई टॉक अबाउट सरफेस टेंशन, तो आप एक स्ट्रेच्ड शीट के बारे में सोचो। फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट अ रबर शीट। तो मान लो मैंने एक रबर शीट ली और उसको सपोज मैंने एक रिजिड वुडन रॉड्स यूज करके, ये सारी की सारी रॉड्स हैं, तो रॉड वन से रॉड टू, रॉड थ्री, रॉड फोर, और इन चारों रॉड्स का एक मैंने रिजिड फ्रेम बनाया। रिजिड फ्रेम है ये, ठीक है। और यस। रिजिड फ्रेम के ऊपर मैंने एक रबर शीट स्ट्रेच करके अटैच कर दी। तो ये एक रबर शीट है, पूरी की पूरी सॉलिड रबर शीट जो कि यहाँ पर अटैच की हुई है मैंने। जैसे तुम समझो कि जैसे वो ढोल होता है ना ड्रम बीट करने के लिए, यस। तो जब हम बीट करने के लिए ड्रम बनाते हैं तो उस ड्रम का जो डायाफ्राम है जिसको हम बीट करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, दैट डायाफ्राम इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेस्ड शीट जिसको खींच के टाइट करके ड्रम की बाउंड्रीज के साथ बांध रखा होता है ना। यस सर। तो बिल्कुल ऐसे ही ये एक हमारी रबर की शीट है और इस रबर शीट को खींच के टाइट करके हमने इस वुडन फ्रेम के साथ बांध रखा है। तो ये एक स्ट्रेच्ड शीट है और इस स्ट्रेच्ड शीट में टेंशन होगी, है ना। यस। अगर मैं यहाँ पे रॉड वन के ऊपर लगने वाली फोर्सेस की बात करूं तो रॉड वन को ये रबर शीट अंदर की तरफ पुल कर रही होगी,
यस सर। फोर्सेस ऑन रॉड 1 बाय द रबर शीट। सिमिलरली रॉड 3 को भी अंदर की तरफ एक पुलिंग फोर्स मिल रही होगी, क्योंकि रबर शीट उससे बांध रखी है। ऐसे ही रॉड 4 पे ऊपर की तरफ फोर्सेस लग रही होंगी, और रॉड 2 पे नीचे की तरफ फोर्सेस लग रही होंगी। ये फोर्सेस कौन लगा रहा है? रबर। और अगर मैं इस रबर शीट का एफबीडी बनाऊं तो इस पे ऐसे फोर्सेस लग रही होंगी, जो फोर्सेस उसको स्ट्रेच करके रखे हुए हैं। ये कौन लगा रहा होगा? सर रॉड 1 3। तो ये रॉड 1 और ये रॉड 3 सिमिलरली यहां पर ऐसे बाय दी रॉड 2 और यहाँ पे रॉड 4। ठीक। यस। तो ऐसी फिजिकल सिचुएशंस मिलेंगी तुम्हें सरफेस टेंशन में, बस वहां पे रबर शीट नहीं होगी। रबर शीट की जगह एक सोप फिल्म होगी, वहां पे एक लिक्विड सॉल्यूशन की फिल्म होगी वहां पे। तुमने बैलून्स बबल्स बनाए होंगे, तो बबल्स बनाने के लिए आप ऐसा ही करते हो, आप एक फ्रेम लेते हो, वायर फ्रेम, उस वायर फ्रेम को सोप सोल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल लेते हो। तो जब आप उस वायर फ्रेम को सोप सोल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल लेते हो, तो आपको उसके अंदर एक सोप फिल्म बनी हुई दिखाई देती है, जिस पे फिर आप एयर ब्लो करते हो तो बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं ना। यस सर। तो वहां पे रबर शीट की जगह हमारे पास क्या होगा? सोप फिल्म होगी। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं हम यहाँ पर। ठीक है। यस। और एक एग्जांपल देता हूँ इसी चीज को समझने के लिए। जैसे तुम्हारे पास एक बलून है, तो रबर शीट का बना हुआ बलून है, और उसके अंदर एयर फिल कर रखी है, और अच्छे से एयर ब्लो करके उसको फुला के बांध दिया हमने। तो फाइनली मान लो ये हमारा बलून है, जिसको मैं सिंपलिसिटी के लिए फिलहाल एक स्फेरिकल शेप दे रहा हूँ। वैसे तो बलून यूजली ऐसे से होते हैं ना, यहाँ से बांध रखे होते हैं उनको, और यहाँ पे एयर, आउटसाइड भी एयर, और यहाँ पे एक रबर शीट है ना। यस सर। सिंपलिसिटी के लिए मैं एक स्फेरिकल रबर शीट ले रहा हूँ। तो ये जो बाउंड्री बनाई है ये एक रबर शीट है, और इसके अंदर एयर ट्रैप्ड है, और बाहर भी एयर है। बाहर की एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। क्या लगता है, अंदर की एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगी या ज्यादा प्रेशर पे होगी? ज्यादा पे होगी। है ना, ज्यादा फीलिंग आती है ना कि हाँ अंदर वाली एयर हाई प्रेशर पे होगी। यस सर। सो एट अ प्रेशर ग्रेटर देन से पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट लिख लेते हैं। अब अगर आप इस रबर शीट के बारे में सोचो, तो ये जो रबर शीट है, ये रबर शीट आपको स्ट्रेच्ड फील हो रही है, यस सर। एंड इट इज इन अ स्टेट ऑफ टेंशन, है ना। When I say it is in a state of tension means it has a tendency to contract. Right? यस। तो अगर मैं इस रबर शीट, अच्छा एक मिनट यहाँ से वापस आता हूँ पहले, इधर ये वाली रबर शीट के बारे में बात करते हैं। तो ये वाली रबर शीट स्ट्रेच्ड है,
और मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया था रोप का, कि रोप की जब टेंशन की बात करते हैं तो एक तो हम ये देखते हैं रोप बाउंड्रीज पे जहां दुनिया से कनेक्टेड है वहां पे फोर्स लग रही है, और एक, अरे ये वाली नहीं, ये वाली एक इंटरनल फोर्स दिखाते हैं, है ना। यस सर। अगर मैं इस आधी रबर शीट का एफबीडी बनाऊं, मान लो ये थी ए बी सी डी, मैं इस रबर शीट में से एक इमेजिनरी सेक्शन ले लेता हूं, और इस इमेजिनरी सेक्शन के अंदर जितनी रबर आ गई उसका एफबीडी बनाऊं। एक हाइपोथेटिकल ऐसी में, जैसे अपन लॉज ऑफ मोशन में या फ्लूइड के अंदर भी एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री बना के उसके ऊपर प्रेशर की फोर्सेस दिखाते हैं ना सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से, यस सर। तो ऐसे यहाँ पर भी होंगी। तो क्या लग रहा है, ये जो मैंने रबर शीट बनाई है, इस रबर शीट, ये जो बाउंड्री के अंदर रबर शीट आ गई, इस रबर शीट के ऊपर बाहर वाली रबर शीट फोर्स लगा रही होगी, लगा रही होगी। और वो ऐसे लगा रही होगी, है ना, यस सर। इसको स्ट्रेच करके रखे हुए है। अब ये बाउंड्री तो आप जैसी मर्जी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री बनानी है, आप कोई भी रेगुलर शेप ले सकते हो, आप इसके अंदर कोई भी ऐसी सर्कुलर या इरेगुलर शेप की बाउंड्री ले सकते हो। तो जैसी भी बाउंड्री लोगे उसके अंदर जितनी रबर आ गई उसके ऊपर उसके बाहर की रबर ऐसे फोर्सेस लगा रही होगी, है ना। विजुलाइज कर पा रही है ना बेटे सारी फोर्सेस को। यस सर। ऐसे ही यहां पर अगर मैं इस रबर शीट के बारे में सोचूं, तो अगर ओवरऑल पूरी रबर शीट के बारे में सोचूं, पूरी रबर शीट का एफबीडी बनाऊं, तो जो इंटरनल टेंशन की फोर्सेस है वो तो इंटरनल होंगी, बाहर से जो फोर्सेस लग रही होंगी वो इसके ऊपर हर पैच पे आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही होगी ना। यस सर। बहुत सारे डीएस डीएस के पैचेस बनाऊंगा इस पे, और हर पैच के ऊपर बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही होगी। ऐसे ही अगर मैं अंदर वाली एयर की वजह से सोचूं, तो अंदर वाली एयर भी इस पे ऐसे फोर्स लगा रही होगी, बट अंदर वाली एयर से हर एलिमेंट पे लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी, है ना, यस सर। क्योंकि अंदर वाली एयर का वॉल्यूम कम। प्रेशर ज्यादा है ना। यस सर। सारे रेड एरोज का रिजल्टेंट जीरो आने वाला है अपने आप में ओवरऑल, और सारे वाइट एरोज का रिजल्टेंट भी जीरो आने वाला है अपने आप में ओवरऑल। यस सर। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा पैच ले लूं ऐसा खाली, और उसका एफबीटी बनाऊं, थोड़ा सा कर्व्ड दिखाता हूं इसको, ऐसे एक कर्व्ड पैच है, 2D बना रहा हूँ, 3D में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट ठीक है, इस पे फोर्सेस कैसे कैसे लग रही होंगी, ऐसे बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ऐसे अंदर से। अब ये वाली फोर्सेस तो ये वाली फोर्सेस से ज्यादा है, यस सर। उनको बैलेंस कौन कर रहा होगा, टेंशन। तो वो जो शीट की इंटरनल टेंसाइल फोर्स होगी ऐसे लग रही होगी सब तरफ चारों तरफ, है ना। यस सर। अगर मैं बहुत ही छोटा पैच बनाऊं तो आपको ऑलमोस्ट एक सर्कल जैसा दिखाई देगा, बहुत ही छोटे साइज का पैच बनाऊं तो उस पे सब तरफ से बाहर ऐसे फोर्सेस लग रही होंगी, थोड़ी सी टिल्टेड होंगी ये फोर्सेस क्योंकि वो कर्व्ड है पैच, है ना। यस। और ये जो फोर्सेस मैंने दिखाई ये टेंशन की वजह से फोर्सेस होंगी, ये वाली फोर्सेस हो गई हमारी, है ना, जो यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं।
तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम इस तरीके की स्ट्रेस्ड शीट के साथ डील करने वाले हैं। ओके सर। ठीक है, इसमें से क्या नोट करना है तेरे को? सर बस नीचे वाला, ये ला नहीं, बलून वाला। क्योंकि तूने पहले ये चैप्टर ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ, तो तुझे समझ में आ रहा होगा मैं क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ तेरे को, ये यूज कहाँ होने वाली है ना। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, अब काम की बात क्या है? द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड बिहेव्स लाइक a stretched elastic sheet, usually membrane बोलते हैं। So the surface of any liquid behaves like a stretched elastic sheet. This property is called surface tension. So tension in a surface basically है ना। यस सर। तो पहले तो सरफेस का मतलब समझते हैं। तो सरफेस इज एन इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। मतलब एक ऐसा प्लेन which has different kind of media. Media is plural for medium यस सर। on two sides of it. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में एक लिक्विड फिलअप कर लिया। तो ठीक है, ये डैश डैश करके लाइन दिखाते हैं, बट ये कंटिन्यूस पूरी स्पेस एक लिक्विड से भरी हुई है। ठीक है, खाली जगह नहीं है उसमें कुछ भी। पूरा भरने में टाइम लग जाता है, इसलिए डैश डैश करके दिखा देते हैं। तो आप ध्यान से समझें, ये एक प्लेन है और इसके ऊपर एयर है और नीचे लिक्विड है। तो दिस इज अ सरफेस। अगर मैं ऐसी इमेजिनरी बाउंड्री बना लूं, तो इस बाउंड्री के ऊपर और नीचे तो लिक्विड ही है ना, सेम नेचर का। यस सर। अगर मैं यहां पर एक बाउंड्री बनाऊं, हाइपोथेटिकल बाउंड्री, तो वो भी एक सरफेस है। उसके एक तरफ सॉलिड मीडियम है और दूसरी तरफ लिक्विड मीडियम है। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा लिक्विड एयर इंटरफेस और इसको मैं बोलूंगा सॉलिड
लिक्विड इंटरफेस। तो जहां पर भी आपको दो डिफरेंट मीडियम्स, दो डिफरेंट मीडिया का इंटरफेस दिखाई देगा, उसको आप एक सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, यस, कर लिया नोट? कर लिया। अब काम की बात क्या है, द बिहेवियर ऑफ द लिक्विड molecules near the surface is different from those in the bulk of the liquid. जैसे ये कंटेनर है हमारे पास, और इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड फिलअप कर लिया। ये मैं बाउंड्री बना रहा हूं लिक्विड की, है ना, ग्रे कलर से। अब अगर मैं यहां पर किसी लिक्विड मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं, तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही होंगी। वी नो कि लिक्विड्स के अंदर ठीक ठाक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। हाँ, सॉलिड से वीक होती है, बट गैसेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है ना। सॉलिड्स में तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो रिजिड की तरह रहते हैं। लेकिन लिक्विड रिजिड नहीं रहते, तो कंपैरेटिवली वीक होती हैं, बट फिर भी अच्छी खासी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो इस मॉलिक्यूल पे इसके सारे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, और जिसका एवरेज 0 है। यस, तो नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर मैं वो लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस पे लूं, तो इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे अगर मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस देखूं, तो इधर लग रही हैं, इधर भी लग रही हैं, लेकिन वो डिफरेंट मीडियम की वजह से लग रही है। बाहर एयर है, अंदर लिक्विड है, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर और नीचे का मटेरियल डिफरेंट है। यस, और यूजुअली अभी फिलहाल हम सॉलिड लिक्विड इंटरफेस की बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे बहुत बारीकी से क्या हो रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हम करेंगे ही नहीं, और वो इफेक्ट यूजुअली हम इग्नोर भी करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी सरफेस टेंशन की बात हो रही होगी ना, तो लिक्विड एयर इंटरफेस की सरफेस टेंशन की बात हो रही होगी, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस की सरफेस टेंशन के बारे में बातचीत नहीं हो रही होगी। तो वो 99% ऑफ द केसेस में हम वो इग्नोर कर देंगे। केवल थोड़ा बहुत आइडिया मैं उसका एक आधी जगह पे और दूंगा जब हम एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात करेंगे। अदरवाइज वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। तो नॉर्मली आपको क्वेश्चंस के अंदर जब भी सरफेस टेंशन दी भी होगी, डेटा भी दिया होगा, तो वो लिक्विड एयर इंटरफेस का दिया होगा। और वो एयर भी बताना जरूरी नहीं समझेंगे, वो केवल इतना बोलेंगे कि सोप सोल्यूशन की सरफेस टेंशन इतनी है। तो आप एज्यूम करके चलेंगे जब भी उसके दूसरी तरफ एयर या खाली जगह है, तो वहां पे जो सरफेस बनेगा उसकी सरफेस टेंशन इतनी है। मतलब सर सरफेस टेंशन एक सरफेस की प्रॉपर्टी है, तो मतलब उस सरफेस की मतलब अलग अलग होगी। अगर सॉलिड लिक्विड सरफेस है उसकी अलग सरफेस टेंशन। बिल्कुल बिल्कुल, सॉलिड एयर है तो अलग होगी, और सॉलिड लिक्विड वैक्यूम है तो अलग होगी। मतलब एक वाटर ड्रॉप वैक्यूम में है तो उसके सरफेस में सरफेस टेंशन आपको डिफरेंट मिलेगी, और एक वाटर ड्रॉप एटमॉस्फेयर में है तो आपको डिफरेंट मिलेगी। सरफेस
आप सोचो ना, सरफेस म्यूचुअल है, एक अकेली चीज सरफेस नहीं ना डिसाइड कर रही। सरफेस इज डिफाइंड बाय कि उसके एक तरफ का मीडियम दूसरी तरफ के मीडियम से डिफरेंट है। यस। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इस सरफेस की। दिस इज द लिक्विड एयर इंटरफेस। इसमें ये वाली जो फोर्सेस होंगी दे विल बी वेरी स्मॉल, जो एयर की वजह से इस पे लग रही हैं। और कंपैरेटिवली ये जो लिक्विड की वजह से लग रही है दे विल बी स्ट्रॉन्गर, and because of this the molecules in the surface layer of the liquid, they are actually being pulled down with the net force, है ना? यस। तो they should go down। हम्म। अब इस पे तो नेट फोर्स 0 थी, तो ये तो यही है, यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। हम स्टैटिक कंडीशंस की बात करते हैं, मतलब एवरेज की बात करते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी नहीं होते, बट हमने इस बारे में पहले बात की हुई है कि हम एक फ्लूइड को कंटिन्यूस मीडियम की तरह ट्रीट करते हैं, और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर भी रही हो, ओवरऑल फ्लूइड हमारा स्टेशनरी रहता है। तो ये ओवरऑल हमारा फ्लूइड स्टेशनरी है, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट किसी के पास नहीं है मॉलिक्यूल के पास, है ना? तो हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में है और इस पे नेट फोर्स 0 है। लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल जो है, इसके ऊपर तो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ना। यस। तो दी मॉलिक्यूल्स इन दी सरफेस लेयर experience in net डाउनवर्ड, बेटर टू से इनवर्ड, मतलब जरूरी ना वो डाउन हो। डाउन से क्या मतलब होता है, किसी भी तरफ हो सकती है, अंदर की तरफ, है ना? हम्म। नेट इनवर्ड फोर्स ड्यू टू दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना? यस। इसकी वजह से ये वाले मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ पुल होंगे। तो जब ये अंदर की तरफ पुल होंगे तो उनके जो जस्ट नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि एवरेज, अच्छा इसको और भी तरीके से समझाता हूँ। तुमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नेचर पढ़ा होगा कि वो अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाए फिर वो रिपल्सिव हो जाती हैं। यस। और एक ऐसा हम ग्राफ बनाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का विद सेपरेशन, और ये ऐसे जाता है ना। हाँ। और ये तुम्हारा आर नॉट है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर नॉट के इक्वल है तो नेट फोर्स 0 है। अगर उनके बीच की सेपरेशन आप आर नॉट से बढ़ा दोगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आर नॉट से कम कर दोगे तो रिपेल करना शुरू कर देंगे। यस। और अगर आर लेस देन आर नॉट है तो रिपल्शन। इसको ऐसे भी समझ सकती है, भाई दो मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है और नेचुरल लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग इज आर नॉट। तो अगर आप इनको पास लेकर आओगे तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और इनको वापस दूर भेजने की कोशिश करेगा, और अगर आप इनको आर नॉट से दूर ले जाओगे तो वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा और उनको वापस खींचने की कोशिश करेगा। तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसी सिचुएशन है ना। यस सर। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या हो रहा है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर पूरे बल्क ऑफ द लिक्विड की वजह से, बाकी का जितना सारा नीचे लिक्विड है उसकी वजह से डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। सो दे वांट टू गो डाउन। सो व्हेन दे वांट टू गो डाउन, द लेयर जस्ट बिलो दैट वाले मॉलिक्यूल्स के वो पास आ जाएंगे। वो पास आ जाएंगे तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन कंपैरेटिवली कम हो जाएगी।
और जब वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन कम हो जाएगी तो वो उनको रिपेल करना शुरू कर देंगे। यस। तो अल्टीमेटली एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सरफेस लेयर के मॉलिक्यूल भी इक्विलिब्रियम में ही होंगे, लेकिन उनका इक्विलिब्रियम बल्क वाले मॉलिक्यूल्स के इक्विलिब्रियम से डिफरेंट है। बल्क में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये मैंने बीच में बनाया, ये मॉलिक्यूल लेबल्ड सपोज ए, अगर ए वाले मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसका इक्विलिब्रियम चारों तरफ से बराबर फोर्सेस लगने की वजह से आ रहा है। और जो ये सरफेस लेयर पे बी मॉलिक्यूल है, इसका इक्विलिब्रियम आ रहा है क्योंकि इसको ऊपर से तो कोई अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा था, इसको ओवरऑल बल्क के मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जस्ट इसके नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल इसको रिपेल कर रहे हैं और ये उनके पास आ गया है ना। सर इनके जस्ट नीचे वाले रिपेल कर रहे हैं। हाँ, ऐसे समझना कि ऐसे लेयर्स बना लेते हैं। तो इस यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, और यहां पर अगर मैं कोई लेयर बनाऊं तो उनकी इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग डिफरेंट होगी, है ना। यस। क्यों? सर क्योंकि क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। हम्म। तो जब उनको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है तो दे गो डाउन, एंड व्हेन दे गो डाउन their separation from their neighboring layer decreases, and that neighboring layer will start repelling them because equilibrium से कम separation आ गई तो repulsion शुरू हो जाएगी। सर मतलब साइमल्टेनियसली जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो हम्म, साइमल्टेनियसली अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं। उन्होंने रिपेल करना शुरू कर दिया ना। अगर इक्विलिब्रियम होती तो वो ना रिपेल कर रहे होते ना अट्रैक्ट कर रहे होते, या यू कैन से उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गई कंपैरेटिवली। हाँ कम हो गई है गैस। ओके सर। बट द आइडिया इज कि अब ये जो सरफेस लेयर है ये इक्विलिब्रियम में तो है, एक थिन लेयर यहाँ पे बनेगी फ्यू मॉलिक्यूलर डायमीटर्स के बराबर, बहुत मोटी नहीं होती, बड़ी पतली सी लेयर होती है। बट ये जो एक फ्यू मॉलिक्यूलर डायमीटर्स के ऑर्डर की एक थिकनेस यहाँ पर ऐसी है जिसका बिहेवियर बल्क से डिफरेंट है, क्योंकि ये वाले मॉलिक्यूल्स बल्क की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये जो हमारी सरफेस लेयर है इसका बिहेवियर बल्क से डिफरेंट हो जाता है। क्या लिख रहा था मैं? द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर एक्सपीरियंस अ नेट डाउनवर्ड फोर्स, ड्यू टू दिस द एवरेज separation between the molecules in the surface layer decreases। ठीक है। यस सर। And the net effect is that the surface layer behaves as if it has a tendency to contract, है ना। यस सर। So the surface layer behaves as if it has a tendency to contract, and therefore we say that the surface layer is acting like a stressed elastic sheet which is always having a tendency to contract. So the surface layer behaves like a stretched elastic। भाई कोई चीज स्ट्रेस्ड है तो इसका मतलब ये ना कि उसको टेंडेंसी है कॉन्ट्रैक्ट करने की। यस सर। Behaves like a stressed elastic sheet which has a tendency
to contract, right? And this property is what we call as surface tension. क्या नोट करना है? यस सर, नीचे। हो गया। ये केवल एक थ्योरेटिकल आइडिया है तुम्हारी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए और तुम्हें समझाने के लिए कि सरफेस टेंशन का रीजन क्या है। इसके बाद आप बहुत ज्यादा बारीकी से इसके बारे में नहीं सोचेंगे और आपको केवल काम की बात ये सोचनी है कि लिक्विड के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन इमेजिन करनी है आपने, लिक्विड की ही बनी हुई, ठीक है, जिसको आप एक बहुत ही डेलिकेट सी इलास्टिक शीट की तरह ट्रीट करेंगे जो कि स्ट्रेस्ड है, जैसे कि रबर शीट होती है, जैसे बलून की रबर शीट होती है। तो तेरे को ऐसा फीलिंग होनी चाहिए जब भी कोई तेरे को लिक्विड ड्रॉप दिखाई दे या तेरे को एक सोप बबल दिखाई दे, तो तेरे को वो लिक्विड ड्रॉप में थोड़ा हार्ड मुश्किल है इमेजिन करना। मतलब सोप बबल में तो दिखती है वो सोप फिल्म, और तुमने देखोगे कोई बड़े साइज का सोप बबल अगर आप बना लो तो उसमें तो तुम्हें दिखता है यार वो वॉबल भी करता है, वो शीट अंदर बाहर भी हो जाती है ना। पर कोई बड़े साइज का बबल बना लो तो दिखती है वो फिल्म फ्लेक्सिबल सी, है ना। हाँ। लिक्विड ड्रॉप में तो मुश्किल से दिखती है, लेकिन कोई भी लिक्विड ड्रॉप है या बबल बना हुआ है तो वो जो लिक्विड ड्रॉप है उसके सरफेस पे आपने इमेजिन करना है कि एक बड़ी थिन डेलिकेट सी इलास्टिक शीट है वहां पे जिसने उस लिक्विड को कवर किया हुआ है, ठीक है। यस। बबल में ये चीज आसानी से दिखाई देती है, जो सोप फिल्म है और तुमने मतलब वायर फ्रेम पे सोप सोल्यूशन की लेयर कई बार बनाई होगी और उससे बबल्स भी बनाए होंगे ना। यस। तो उसके बारे में थोड़ा सा और इमेजिन करने की कोशिश करते हैं और उसको इमेजिन करने के लिए आई विल ट्राई शेयरिंग सम वीडियोस विद यू। होल्ड कर जरा। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। एक मिनट, साउंड भी चला दो, इफेक्ट नहीं आ रहा। By looking into the invisible world of high speed, we discover extraordinary events, even in something as ordinary as a garden.
These little creatures, water striders, had long been a bit of a mystery. Nobody could work out quite how they could propel themselves across the surface of the water so quickly. They could scoot forward nearly 2 meters every second. And they're achieving something of biblical proportions, actually walking on water, skating across the surface without sinking. Only by seeing what time usually renders invisible to us can we understand what's really going on. And it's got something to do with what's about to happen here. Normally, this is too fast to see. But watch what happens in slow motion as the droplet of milk hits the water surface. Instead of breaking, the water surface stretches, bouncing the milk drop back up into the air. The water behaves as if it has a thin elastic film on the surface. It's called surface tension. And it's this elastic membrane that allows the water strider to stand on the water rather than sinking into it. He's also using that elastic surface tension to catapult himself across the pond at the equivalent of about 600 miles an hour. In colored water, we can see the force of the strider's legs as they push across the surface. A high-speed artist of the invisible world. देखा? यस सर। तो मतलब क्लियरली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक आपको स्ट्रेच्ड इलास्टिक शीट, मतलब एक ऊपर का जो सरफेस है वो एक इलास्टिक शीट की तरह बिहेव कर रहा है। और मतलब जैसे बहुत लाइट वेट ऑब्जेक्ट जैसे इंसेक्ट्स हो गए, तो अगर ये इंसेक्ट्स उस पे बैठते हैं तो क्लियरली वो उसके वेट को सपोर्ट कर पाता है ना। यस सर। और एक अच्छा एग्जांपल है, इसको भी देखते हैं, उसके बाद इसकी कहानी पढ़ेंगे पूरी। Let me ask you a Take a plate of milk and drop some food coloring into the middle, as many different colors as you want. Take a Q-tip covered in soap and dip it right into the center of the food coloring to make fireworks. That is awesome. Science.
This one I discovered by chance the other day while I was drinking coffee. I was flicking the little stir across the surface of the coffee and I noticed these crazy little balls appearing. So I went home to try it again and nothing happened. I tried a few different things to recreate the spheres, including mixing soap into my coffee. And sure enough, there they were again. Which makes me wonder what was in my coffee the other day. So it seems to be the soapy film that causes these little spheres to form, and the motion of the water tends to make the spheres last longer. It works on the milk and food coloring plate as well. You might try it with other liquids. This is a pretty interesting phenomenon that I had never heard of. If you have any guesses as to what it is, leave me a comment. This one's fun. Make a little boat out of a card, and then place the boat on the surface of the water. Now use your soap to break the surface tension and power the boat. Take an open jar full of water and put a card over the top. Flip it over and it'll hold up the card. Now this is a pretty well-known trick, but what about this one? The water stays in the jar. Oh yeah, I forgot to mention that there's a screen on the top of this one. I switched them. Tricka! I screwed the top of the jar over the screen so that it's on there really tight. Now when you turn the jar over, you can slide the card out and the surface tension across the screen is enough to hold the entire jar of water up, but it's still open. I can stick some needles into the screen and the surface tension still holds the water. I love this one. Take a paper clip or a pen spring and balance it gently on the surface of the water. And if it doesn't work, you can always try with tissue paper. Oh, see, there we go. Place a bit of tissue paper on the surface of the water and move the tissue paper out from under the paper clip. Okay, I'm gonna take a little bit of soap on the end of a Q-tip. And if I touch the water with the end that doesn't have soap, nothing happens to the paper clip. But I'm gonna touch the surface with the soap and watch what happens. It immediately falls. Kind of surprising. This one's pretty easy. See how many drops of water you can fit on a penny. The number may surprise you. This is a bonus experiment and involves a little bit more than surface tension. देखा? Yes, sir. तो इसमें से काफी सारी चीजों की डिस्कशन हम करेंगे और मे बी तू कुछ क्वेश्चंस अगर तुमने किए होंगे तो तुम रिलेट कर पा रहे होगे। ऐसा बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ और नीचे एक स्मॉल साइज की ओपनिंग कर दी, उसमें से पानी बाहर नहीं गिर रहा, तो उसका रेडियस बताओ उस ओपनिंग का कितना होगा। Yes, sir. वो जो उसने एक्सपेरिमेंट दिखाया था जिसमें कार्ड हटा लिया और वो ग्लास में पानी नीचे ही रह गया, तो उसने बेसिकली वहां पे एक मेश लगाया हुआ था और वो मेश में छोटी छोटी ओपनिंग्स थी एंड दो ओपनिंग्स गॉट अ सरफेस फिल्म फॉर्म्ड ओवर देयर व्हिच कुड सपोर्ट द प्रेशर डिफरेंस। Yes, sir. और ऐसे ही वो पेपर क्लिप था, वो सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट कर रहा था और जब हमने उसके अंदर सोप डाल दिया तो उससे सरफेस टेंशन डिक्रीज कर गई और वो नीचे गिर गया। या फिर एक वो पेपर बोट वाला एग्जांपल था, पेपर बोट पानी पे रखी और उसके बाद एक तरफ से उसने वो जो उसके पास ईयरबड थी उससे उसने सोप का हल्का सा सॉल्यूशन वहां पे टच किया तो पेपर बोट आगे को भाग गई। तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द फोर्सेस ऑन इट। तो धीरे धीरे समझते हैं इन सारी चीजों को कि ये कैसे है। तो Okay. आपको इमेजिन करना आना चाहिए, वीडियो दिखाने का पर्पस है, यू मस्ट बी एबल टू इमेजिन कि हाँ ये मतलब है, क्योंकि जब खाली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं ना तो दिखता कुछ नहीं, तो यू मस्ट बी एबल टू मेक अ पिक्चर कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो एक बात ये कि लिक्विड का जो सरफेस है वो एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक शीट की तरह बिहेव कर रहा है और जैसा कि मैंने बोला था कि वहां पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ गए हैं और रिपेल कर रहे हैं, तो मतलब वो एक स्ट्रेस्ड शीट की तरह बिहेव कर रहा है और अगर वो स्ट्रेस्ड शीट है तो उसके अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, है ना। Yes, sir. सिंस द सरफेस behaves like a stretched sheet, so there is a force, restoring force kind of thing, है ना, Yes, sir. and elastic potential energy.
तो हमने अपने मतलब यहाँ से आगे जो चीज है वो एक्सपेरिमेंटल है, मतलब इट इज आई कैन नॉट डराइव दैट आइडिया। जैसे स्प्रिंग की फोर्स हम बस बोल देते हैं कि भाई F इज इक्वल टू kx होती है, तो वी हैव फाउंड कि देर आर मटेरियल्स जिसमें जो फोर्स है वो इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हम उसको हुक्स लॉ बोल देते हैं। तो ऐसे ही मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, इनफैक्ट मैंने तो सारे ही केसेस में ऐसा देखा, मैंने कोई और दूसरे सरफेस टेंशन के केसेस नहीं पढ़े। जो ये रिस्टोरिंग फोर्स आती है ये कितनी आती है, तो अगर मेरे पास चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने क्या किया, एक वायर फ्रेम लिया, वायर फ्रेम लेते हैं, ठीक है। तो एक रिजिड वायर फ्रेम लिया, इसको सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल लिया। तो जब मैंने इसको सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल लिया तो एक सोप फिल्म बन गई। ये मैंने टॉप व्यू बनाया। अगर इसी चीज का मैं साइड व्यू बनाऊं तो साइड व्यू में मेरे को थोड़ी सी वायर्स की थिकनेस दिख रही होगी। तो ये वायर्स की थिकनेस है, मतलब इधर से देख रहा हूं तो डायमीटर टाइप्स दिख रहा है उसका अपने को, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे एक अपने को लेयर दिख रही है सोप सॉल्यूशन की। और ये जो सोप सॉल्यूशन की लेयर है, ध्यान से समझना है आपने यहाँ पे कि इसमें यहाँ पे सोप सॉल्यूशन है, इधर एयर है और इधर एयर है। दिस इज व्हाट आई कॉल एज अ फिल्म, सोप फिल्म। और एक इंटरफेस ये है और एक इंटरफेस ये है, और ये दोनों ही सरफेसेस स्ट्रेस्ड इलास्टिक शीट की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ये दोनों सरफेसेस कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसलिए ये दोनों इन वायर्स को पुल कर रहे होंगे। इस डायग्राम में दिखाऊं तो इस वायर पे ऐसे इनवर्ड पुलिंग फोर्स लग रही होगी और ये दो सरफेसेस मिलके लगा रहे हैं, ठीक है। यस सर। और ऐसे ही इस पे एक इनवर्ड पुलिंग फोर्स लग रही होगी जो दो सरफेसेस मिलके लगा रहे और हैं। दो सरफेसेस, एक ऊपर और एक नीचे। हाँ, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस है ना। यस सर। तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू मेजर कि ये फोर्स कितनी है, एंड इट इज फाउंड दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, and this force is actually equal to twice of sigma into L. L होगी हमारी length of the wire, sigma is the intrinsic property of the liquid air interface, जिसको हम बोल देते हैं सरफेस टेंशन। और this 2 appears because there are two surfaces. So each surface is going to exert a force sigma into L. तो अगर ऐसे ही इधर से ये वाली लेंथ L है तो इस वायर फ्रेम पे फोर्स लग रही होगी 2 सिग्मा L। और अगर ये वाली लेंथ ले लें इनकी, सपोज B है, तो इस पे ऐसे फोर्स लग रही होगी इस वायर पे, दैट विल बी 2 सिग्मा B। ऐसे ही इस पे फोर्स लग रही होगी। सो दिस फोर्स exerted per unit length is surface tension। ठीक है।
Yes, sir. एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि ये कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर हम इसको स्ट्रेच करें सोप फिल्म को, सो व्हेन वी स्ट्रेच द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, वर्क हैज टू बी डन, जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में वर्क करना पड़ता, work has to be done against the restoring force of surface tension. This appears as the elastic potential energy of the surface film. Surface बस surface film कहना जरूरी नहीं है. And this is called surface energy. ठीक है, Yes, sir. नोट कर लिया. कर रही हूँ. Yes, sir.
ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एनर्जी। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वायर फ्रेम को ही ले लेते हैं और एक वायर को मैं मूवेबल बना लेता हूं, सो दैट आई कैन इंक्रीज दी सरफेस एरिया एंड कैलकुलेट दी वर्क डन। तो ये हमारी सोप फिल्म है, और सपोज ये लेंथ L है और ये लेंथ B है, सिग्मा सरफेस टेंशन है। और ध्यान से, ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एरर आने वाला है कि आपको फिल्म दी हुई है या लिक्विड सरफेस दिया हुआ है, तो सो फिल्म है तो दो सरफेसेस होंगे, ये बहुत ज्यादा कॉमनली मिस्टेक होने वाली है, आप कई बार टू मिस कर जाओगे। ओके सर। तो इस पे ऐसे फोर्स लग रही होगी 2 σ B, so we apply an equal and opposite force and we move the slider to a new position, suppose delta x। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इसलिए क्योंकि हम एग्जैक्टली सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करना चाहते हैं, सो दैट काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए। तो उस केस में मैं कह पाऊंगा जितना भी हमने वर्क किया होगा वो खाली पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में क्या होगा। यस सर। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 2 σ B, वर्क डन हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स। मैं उसको dx भी लिख सकता था वैसे ही स्मॉल डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए, बट ठीक है, 2 σ B इंटू डेल्टा एक्स, ये हमारा वर्क हो गया। और इसका मतलब चेंज इन सरफेस एनर्जी की वैल्यू 2 σ B डेल्टा एक्स हो गई। ठीक, यस। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या नोट करने के लिए कि हमने सरफेस फिल्म का एरिया इंक्रीज कर दिया ना। लेट अस कैलकुलेट द इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फिल्म। कितना आएगा? डेल्टा एक्स इंटू बी। इंटू 2, हाँ, नीचे से भी बड़ा। यस सर। है ना, मतलब ऐसी थी फिर ऐसी हो गई, तो ये वाला सरफेस एरिया भी बढ़ा और ये वाला सरफेस एरिया यस भी सर। बढ़ा, है ना। हाँ। तो ये जो है 2 B डेल्टा एक्स, ये सरफेस एरिया का इंक्रीमेंट हो गया ना। यस सर। सो आप ध्यान से देखो तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया। चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस टेंशन चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया भी हो गया, है ना। यस सर। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, और आपको एक ये बात याद रखनी है, फोर्स जो होती है वो N इंटू सिग्मा इंटू L होगी, वेर N इज द नंबर ऑफ सर्फेसेस। ओके सर। कोई सरफेस होंगे, मतलब ठीक है, N की वैल्यू या 1 होगी या 2 होगी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी एनर्जी पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर।
सर ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है सर, ये कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव? तेरे सामने हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। यस सर, तो कंजर्वेटिव होगा ना। हम्म। ठीक है सर। ये खाली इंक्रीज इन सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा इसका वर्क डन की सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज किया गया, ठीक है ना। बस इनिशियल सरफेस एरिया मालूम है, फाइनल सरफेस एरिया मालूम है, सो यू नो की सरफेस एनर्जी में चेंज इतना आएगा, ठीक। ठीक है सर। तो कुछ थियोरेटिकल सी छोटी छोटी बातें जो मैंने वहाँ वीडियोस में भी दिखाई उसको नोट भी करते हैं। सो ड्यू टू सरफेस टेंशन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड behaves like a stretched elastic membrane। पहली बात, ड्यू टू सरफेस टेंशन दी सरफेस ऑफ अ लिक्विड has a tendency to contract। और ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो जब भी कोई लिक्विड ड्रॉप फ्रीली फॉल कर रही है तो वो स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेती है। यस सर। क्यों? क्योंकि गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया स्फीयर का लीस्ट होता है। हाँ। तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल droplets for a freely falling liquid। Reason, since for a given volume sphere has least surface area। और इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऐसे भी समझ सकते हैं, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन द एयर trapped inside a soap bubble has a pressure greater than atmospheric pressure। जैसे हमने शुरू में एग्जांपल लिया था कि रबर बलून के अंदर जो हवा भरी हुई है ऑब्वियसली उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तो सेम वे अगर एक सोप बबल के अंदर की एयर की बात करेंगे तो उसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। लिखा ये। लिख रही हूँ।
Yes, sir. Similarly, the pressure of liquid in a drop is more than atmospheric pressure. मतलब अंदर एयर भरी हो या उस लिक्विड फिल्म के अंदर, सोप फिल्म के अंदर पानी भरा हो, मतलब प्रेशर तो ज्यादा ही होगा ना। तो जैसे ये एक सोप बबल है, सोप बबल को कुछ मैं थिकनेस से शो कर देता हूं। तो ये जो ये वाइट कलर की थिक बाउंड्री मैंने दिखा दी, ये हमारी सोप सॉल्यूशन का एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, सोप सॉल्यूशन का बना हुआ, जिसको मैं सोप बबल बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके दो सरफेसेज हैं, दिख रहे हैं। Yes, sir. यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है। एयर का प्रेशर पी नॉट है, और ये जो पी इन है ये पी नॉट से ज्यादा होगा, है ना। हाँ, इनफैक्ट और अगर एक तुम्हारे पास लिक्विड ड्रॉप है ना, लिक्विड ड्रॉप है, उसमें एयर नहीं, अंदर अंदर लिक्विड है, फ्रीली फॉलिंग लिक्विड ड्रॉप समझ लो। हवा में एक लिक्विड ड्रॉप फ्रीली फॉल कर रही है, छोटी सी ड्रॉप। तो जो इस लिक्विड का प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, इनफैक्ट इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम वो चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने बर्नौलीज थ्योरम के अंदर ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें एक टैप से लिक्विड बाहर आ रहा था ना। हाँ, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी तो प्रेशर कम होता है, मतलब है, दोबारा एरिया बोल क्या एरिया बोल कम। रहे। सर वेलोसिटी कम हो रही थी तो वेलोसिटी बढ़ रही थी तो एरिया कम हो जा रहा था। प्रेशर हाँ नॉट ही था हर जगह। हाँ, प्रेशर पी नॉट ही था हर जगह ना। तो हाँ, इसमें से एक लिक्विड फ्लो करके बाहर निकल के गिर रहा है। तो यूजुअली इसमें हम क्या बोलते हैं कि चाहे 0.1 लो या 0.2 लो, दोनों जगह पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा। क्यों? क्योंकि आउटसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक है और अब दीवारें तो है नहीं, तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये एक्ट कर रहा है हाँ, ना। तो क्योंकि यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये एक्ट कर रहा है, तो हम बोलते थे कि भैया प्रेशर पी नॉट ही होगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस फिल्म एग्जिस्ट करती है, और इस सरफेस फिल्म की कर्वेचर की वजह से प्रेशर एट वन भी पी नॉट से ज्यादा होगा, प्रेशर एट टू भी पी नॉट से ज्यादा होगा। और अगर वन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है, टू पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू है, तो वी विल प्रूव आफ्टर सम टाइम कि पी वन की वैल्यू पी नॉट प्लस सिग्मा बाय आर वन होगी, और पी टू की वैल्यू पी नॉट प्लस सिग्मा बाय आर टू होगी। तो जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें पानी की सरफेस टेंशन भी दे रखी होगी, और फिर तुम्हें वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना होगा, उसमें दोनों जगह पे प्रेशर बराबर नहीं ले सकते आप। ओके सर। ठीक है, सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दी। तूने शायद ये पढ़ा होगा सिलिंड्रिकल मेनिस्कस में प्रेशर, एक्सेस प्रेशर टी बाय आर होता है या सिग्मा बाय आर होता है, और स्फेरिकल में टू टी बाय आर होता है, शायद ऐसा पढ़ा होगा तूने। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे वो सिलिंड्रिकल कर्वेचर है, इसलिए सिग्मा बाय आर वाली टर्म आ रही है। ठीक है। लग रहा है सिलिंड्रिकल कर्वेचर। यस सर, लग तो रहा है। लग तो रहा है।
कब है उसका प्री बोर्ड? कल? यस तुम्हारे एग्जाम्स? सर। कौन से स्कूल के? हम्म। सर वो होंगे शायद फरवरी में होंगे। तो इलास्टिसिटी भी बढ़ा दी है तुम्हें? यस सर, वो तो बहुत ही कम कराया था उसमें तो, मतलब बस क्लास में खत्म हो क्लास। गए, एक या दो? सर 1.5 मान सकते हैं। हम्म, छोटा ही है टॉपिक, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। यस सर, हो गया। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट एक्सेस प्रेशर। तो एक लिक्विड ड्रॉप ले लेते हैं हम। तो सर वो बर्नौली थ्योरम तो गलत हो गई सर यहाँ पे। नहीं, वहां पे सरफेस टेंशन का इफेक्ट इग्नोर कर दिया था हमने, और सरफेस टेंशन बर्नौली थ्योरम थोड़ा गलत हो गई। बर्नौली थ्योरम को यूज करके जो हमने रिजल्ट निकाला उसमें हमने प्रेशर सेम ले लिया, वो गलती थी। प्रेशर को ये वाली वैल्यूज ले लो, आंसर आ जाएगा ठीक। हाँ ठीक है सर। ऐसे मत कह कि बर्नौली थ्योरम गलत हो गई। चलिए, सरफेस टेंशन की वैल्यू बहुत कम होती है तो वो इग्नोर किया जा सकता है, उसमें इतनी टेंशन नहीं होती। ओके सर। तो ये हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप किसी लिक्विड या सोप बबल या किसी के बारे में बात करोगे, तो लिक्विड के बारे में खासकर, तो आपने क्या इमेजिन करना है कि भैया लिक्विड को ढका हुआ है, चारों तरफ से कवर किया हुआ एक थिन इलास्टिक शीट ने, जिसको मैं सरफेस फिल्म बोल रहा हूँ, ठीक है, या सरफेस लेयर बोल रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है इस ड्रॉप के अंदर। और वाई आई एम सेइंग फ्री, जैसे पहले वो फ्रीली फॉलिंग की बात की थी, तो फ्रीली फॉलिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेना चाहता फिलहाल, ठीक है। ओके। आप समझ लो कि कोई ग्रेविटी नहीं है, बस एटमॉस्फेयर के अंदर एक ड्रॉप सस्पेंडेड है। यस सर। एटमॉस्फेयर में एक लिक्विड ड्रॉप सस्पेंडेड है। तो इस लिक्विड ड्रॉप, ग्रेविटी तो है नहीं तो ये इक्विलिब्रियम में है, हवा में सस्पेंडेड है, क्योंकि ग्रेविटी है ही तो कहीं नहीं जाने वाली, और एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से चारों तरफ से जो फोर्स लगेगी वो बैलेंस ही कर रही होगी एक दूसरे को, है ना। तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही होगी, तो इसके ऊपर कहीं पर भी आप पैच बनाओगे तो चारों तरफ से रेडियली इनवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्सेस लग रही होंगी, और क्लियरली उन सब का रिजल्टेंट तो जीरो ही होगा। चारों तरफ से हर जगह से एक ही जैसी लग रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर नीचे अलग नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ऐसे फोर्सेस लग रही होंगी। तो अगर मैं ओवरऑल लिक्विड ड्रॉप के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूं, तो केवल बाहर से लगने वाली फोर्सेस बना रहा हूं, mg है नहीं। सो ये फोर्सेस हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिनका रिजल्टेंट है जीरो, और हमारी ओवरऑल लिक्विड ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर मैं केवल इस फिल्म के बारे में बात करूं, सरफेस लेयर, लेट्स नॉट कॉल इट एज फिल्म, अगर मैं इस सरफेस लेयर के बारे में बात करूं, तो ये सरफेस लेयर मेरी एक इलास्टिक शीट है, एंड दिस इलास्टिक शीट इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस फ्रॉम इनसाइड। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? तो ये बाकी का फ्लूइड लगा रहा है, यस सर। और ये फ्लूइड के प्रेशर की वजह से लग रही होगी, है ना। हाँ। अब आप ध्यान से समझो, अगर मैं एक छोटे से पोर्शन की बात करूं, मैं छोटा नहीं बना रहा हूं, मैं थोड़ा सा बड़ा ही बनाऊंगा, लेकिन पूरा स्फीयर नहीं लेता। तो एक मैंने स्फेरिकल कैप ले ली, ठीक है। इस स्फेरिकल कैप पे
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही है पी नॉट, और अंदर से बाहर की तरफ फोर्सेस लग रही हैं इनसाइड प्रेशर की वजह से, है ना। यस सर। तो ये जो व्हाइट वाली फोर्स है ये किसी भी पैच पे जो लग रही होगी वो लग रही होगी पी नॉट इंटू डीएस वेक्टर विद द नेगेटिव साइन। डीएस वेक्टर में बाहर की तरफ एक एरिया वेक्टर बना रहा हूं। ठीक है। ये कोई पैच है, इस पैच का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है डीएस, तो पी नॉट डीएस विद नेगेटिव साइन, ये अंदर की तरफ रेडियली इनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। यस सर। और एक फोर्स लग रही है पी इन डीएस वेक्टर, ये अंदर वाले प्रेशर की वजह से रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रही है ना। यस सर। अब ये सरफेस कर्व्ड इसलिए है क्योंकि इधर से लगने वाली फोर्सेस ज्यादा हैं। क्यों? हाँ। जैसे तूने बबल बनाया होगा कभी, तो तुम एक रिंग ले लेते हो, लूप मेटेलिक वायर का, इसको सोप सॉल्यूशन में डिप कर लेते हो, और उसके बाद यहाँ पे एक सोप फिल्म बन जाती है जो कि यूजुअली फ्लैट होती है। जब आप इसके ऊपर इधर से एयर ब्लो करते हो तो ये दूसरी तरफ को बल्ज कर जाती है ऐसे। यस सर। अगर मैं साइड व्यू बनाऊं इसका, तो द आइडिया इज कि ये रिंग है, और जब तक तुम उस पे एयर ब्लो नहीं कर रहे थे तो सोप फिल्म फ्लैट थी, लेकिन अगर तुमने इधर से एयर ब्लो करनी शुरू कर दी देन दिस फिल्म बिकम्स कर्व्ड लाइक दिस, है ना। और जब तुम ज्यादा यस। तेजी से एयर ब्लो करते हो तो इट डिटैचेस इटसेल्फ, ऐसे ग्रो होती जाती है और अल्टीमेटली एक बबल बन के डिटैच हो जाती है उससे, है ना। हाँ। तो आप इस तरफ एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो ना इस तरफ के कंपैरिजन में, है ना। यस सर। अभी तो ये सरफेस ऐसा हो गया, हाँ। तो मैं इसको ये बोलूंगा कि भैया कोई भी तुम्हारे पास सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस की कॉन्वेक्स साइड और कॉनकेव साइड ऐसी क्यों है? क्योंकि कॉनकेव साइड पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रही होगी, तभी तो वो साइड कॉनकेव होगी, यस सर। है ना। हाँ। तो जब भी आपको लिक्विड का सरफेस कर्व्ड दिखाई देगा, pressure on the concave side is more than the pressure on the convex side, है ना। यस। अब अगर मैं छोटे से पैच, जैसे मैंने यहाँ पे ये पैच बना लिया था ये वाला ना, इस पैच के इक्विलिब्रियम की बात करूं, ये जो मैंने लेयर सरफेस फिल्म का एफबीडी बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इस पे और भी तो फोर्सेस लग रही होंगी ना। हाँ। इस पे अगर मैं यहाँ पे पेरीफेरी पे कोई डीएल लेंथ लूं, तो उस पे वहां के लोकल टेंजेंट के अलोंग एक फोर्स लग रही होगी सिग्मा डीएल। हर डीएल एलिमेंट पे एक सरफेस के अलोंग यानी कि टेंजेंट के अलोंग सिग्मा डीएल फोर्स लग रही होगी। ये समझ में आ रही बेटे? यस सर। ये टेंशन की फोर्स होगी ना। हाँ। ऐसे उधर भी लग रही होगी जो मैं दिखा नहीं पा रहा पीछे की तरफ, ठीक है। यस सर।
और एक अच्छी पिक्चर बनाते हैं। थोड़ा सा 2D में बनाता हूँ मैं इस पिक्चर को, वो 3D में कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो ये मेरी वो स्फेरिकल कैप थी विच इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर, जिसका रेडियस r है, और इस कैप की एक बाउंड्री है विच इज अ सर्कल, और ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग सिग्मा डीएल फोर्स लग रही है चारों तरफ। समझ में आ रही बेटा? ये यस सर, आ रही है। मान लेते हैं इसका खुद का रेडियस स्मॉल r है और ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा होगा और ये थीटा होगा। तो ये जो सिग्मा डीएल है सब तरफ से जो लग रही हैं, उन सब का एक डाउनवर्ड रिजल्टेंट आएगा। कितना? सिग्मा डीएल साइन थीटा। हर एक एलिमेंट पे सिग्मा डीएल साइन थीटा फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, राइट? यस सर। ये इन सारे सिग्मा डीएल के रिजल्टेंट आ गए नीचे की तरफ, नहीं कंपोनेंट आ गए। अब इनको ऐड अप कर लेंगे तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगी। नेट डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सिग्मा डीएल साइन थीटा का इंटीग्रल, और ये हो जाएगी सिग्मा भी फिक्स है, साइन थीटा भी फिक्स है, और डीएल का इंटीग्रल यानी कि 2 पाई r, छोटा r। ये समझ में आ रहा है बेटे? यस सर, आ रहा है। और इसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ पर एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रही थी पी इन इंटू डी एस, एक रेडियली इनवर्ड फोर्स लग रही थी माइनस पी नॉट इंटू डी एस, है ना? यस। तो अगर मैं इस सरफेस लेयर के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूं तो इंटीग्रल पी इन डी एस माइनस इंटीग्रल पी नॉट डी एस, सरफेस टेंशन। इसका मैग्नीट्यूड प्लस सिग्मा साइन थीटा इंटू 2 पाई r लिख सकता हूँ, बोलो, यस सर। है ना? हाँ। पी इन बाहर आ जाएगा, डीएस वेक्टर की इंटीग्रेशन क्या होगी? क्या फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने डीएस वेक्टर की इंटीग्रेशन के बारे में बात की है कभी? यस सर, वो वही हो जाएगी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। प्रोजेक्टेड एरिया, है ना? हाँ। मालूम है ना ऐसा? यस सर, क्योंकि डीएस वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वही बचेगा बिल्कुल जो। ठीक। और साइन थीटा को मैं छोटा r बाय बड़ा R लिख सकता हूँ। यस सर। प्लग इन कर देते, क्या आंसर आता है यहाँ से? यस सर, 2 पाई बाय r आ रहा है। पी इन माइनस पी नॉट। भाई टू तो पाई 2 सिग्मा बाय r। 2 सिग्मा बाय r, सॉरी। तो यहाँ से सॉल्व करके पी इन माइनस पी नॉट की वैल्यू 2 सिग्मा बाय r आ जाएगी। दिस 2 सिग्मा बाय r is called excess pressure। तो ओके लिक्विड ड्रॉप का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, ठीक है? ठीक है सर। सर पिछला वाला पेज दिखा, हाँ।
यस सर, हो गया। ठीक है, तो अगर मैं सिलिंड्रिकल मेनिस्कस लूं, मतलब सिलिंड्रिकल कर्वेचर लूं, जैसे कि वो टैप थी, इस टैप में इस लिक्विड फॉलो कर रहा है और मान लेते सीधा सीधा नीचे जा रहा है, वो तो क्रॉस सेक्शन का इफेक्ट छोड़ दे, तो इसमें ये सिलिंड्रिकल कर्वेचर है ना। यस सर। इसमें अगर मैं एक फिल्म ले लूं, मतलब फिल्म कह रहा हूँ, सरफेस पे एक पैच बना लो, पूरा का पूरा सिलिंड्रिकल पैच है ना ऐसा। हाँ, आउटर लेयर सिर्फ। हाँ, आउटर लेयर, और इसके इक्विलिब्रियम के बारे में सोचूं, तो इसके अंदर से जो बाहर की तरफ प्रेशर की फोर्सेस लग रही होंगी वो ज्यादा होंगी, और बाहर से जो अंदर की तरफ फोर्सेस लग रही होंगी वो कम होंगी। तो अगर तू हाफ सिलेंडर का एफबीटी बना ले, ऐसा ले ले, ये हाफ सिलेंडर हाँ। बना लिया मैंने उसको, ठीक है। ठीक है। ये वाली लेंथ है ले, इस फिगर में अंदर की तरफ होगी वो लेंथ, है ना। यस सर। और ये रेडियस आर है। तो इसका इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के प्रूव करके देखा कि पी इन माइनस पी नॉट की वैल्यू सिग्मा बाय आर आएगी। ठीक है।
क्या बना बेटे? सर एक मिनट। सर मुझे तो लग रहा है सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर और नीचे लगेगा सर। ऊपर और नीचे मतलब आप समझो कि ये जो सिलिंड्रिकल हमने लेयर बनाई है ये एक स्ट्रेस्ड शीट है ना। यस सर। तो ये एक स्ट्रेस शीट अगर मैं इसको यहां से ऐसे काट लूं इमेजिनरी बाउंड्री से और आधी का एफडी बनाऊं तो इस पे ऐसे भी फोर्सेस लग रही होंगी सरफेस टेंशन की, है ना? हाँ इनको ही कह रही थी मैं। ऐसे भी तो लग रही होंगी। अच्छा हाँ। तो यहाँ और यहाँ पर फोर्स लग रही होगी ना। हाँ अगर सर समझ लेंथ गई। एल है तो सिग्मा इंटू एल, हाँ पे भी। सिग्मा इंटू एल है ना। हाँ अब ये जो ऊपर वाली फोर्सेस हैं ये तो नीचे वाली से कैंसिल ही हो जाएंगी कैंसिल आपस होगी। में ही सरफेस टेंशन की फोर्सेस। यस सर। सर मैं पूरे का देख रही थी, आधे का नहीं देख रही थी। मैंने बोला तो हाफ सिलेंडर का एफडी बना बेटे। यस सर। फिर अब तो इस पे ये वाली लेंथ पे फोर्स लग रही यस होगी सर आ सिग्मा गया। इंटू एल और ये वाली लेंथ पे सिग्मा इंटू एल है ना। यस सर। और इधर जो फोर्स लग रही होगी वो पी इन इंटू इंटीग्रेशन डीएस वेक्टर लग रही होगी। हाँ। डीएस वेक्टर की इंटीग्रेशन मतलब प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा होगा तो ये देख ये जो बाउंड्री काटी थी हमने ऐसे ऐसे काटा था ना इसको। हाँ। तो ये रेक्टेंगल का एरिया प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा इस सिलेंडर के लिए, यस सर ये बनेगा। है ना। हम्म। हाफ सिलेंडर के लिए क्या बनेगा ये, रेक्टेंगल बनेगा। जिसकी एक साइड आर। टू टू आर आर होगी। और एक एल। यस सर 2 RL। तो पी इन इंटू टू आर एल है ना। यस सर। और एक पी आउटसाइड की वजह से लग रही होगी, वो हो जाएगी पी आउटसाइड इंटू टू आर एल है ना। यस सर।
बैलेंस कर देते हैं, तो पी इन इंटू 2RL इज इक्वल टू पी आउटसाइड इंटू 2RL प्लस 2 सिग्मा एल, राइट। यस सो पी इन माइनस पी नॉट की वैल्यू सिग्मा बाय आर आ गई, ठीक। ठीक है सर। मुझे शशिभूषण से 2-3 डाउट पूछना। अभी तो मेरी आगे क्लास का टाइम हो गया, कब पूछेगी? कल पूछ लियो। ठीक है सर, ये वाला लिखना है अभी। हाँ ये लिख ले। कल किस टाइम फ्री है? सर कल तो पूरे दिन घर पे ही हूँ। ठीक है, तो कल सुबह ही करेंगे मोस्ट लाइकली, 8 से 10 या 8:30 से 10:30, ठीक है। कल सुबह 8:30 साढ़े, ठीक है सर। तो कल पहले डाउट्स पूछ लिया अपने फिर। ओके सर। समझ आ गया ना ये पूरा? यस सर आ गया। ठीक है, कर लिया नोट? यस सर। चलो ठीक है बेटा। थैंक यू सर।